हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की तरफ से मैं अपनी टीम की ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम मैं बात करूंगी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इंडिया चाइना का जो रिलेशन है और उनकी जो विदेशी नीति है उसके ऊपर। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो सुनिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपके लिए सवाल छोड़ूंगी। सोशल मीडिया में जो ट्रेंड हो रहा है, ये बॉयकॉट करना है, इससे ये चाइना का सामान नहीं ख़रीदना है, चाइना को बॉयकॉट करना है, उनके ऐप्स बॉयकॉट करना है, कौन सी फला टीवी किसको प्रमोट कर रही है, इससे थोड़ा हट के फैक्ट, थोड़ा सा सच्चाई जानिए आप। मैंने 2 दिन से कोशिश की है, हम और मेरी टीम ने पूरा इसको डेवलप किया है। सबसे पहली बात कि कोई भी विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक ग्लोबल ऑर्डर में वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर, इंटरनल, एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है, आपका जो अपना डोमेस्टिकली आप एक देश में क्या हो रहा है, इंटरनली एक देश किन किन चीज़ों से जूझ रही है, उसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी निर्भर करता है। और आपका जो रिश्ता है वो दूसरे स्टेट से कैसा है या और अन्य स्टेट से कैसा है, इसके ऊपर भी आपका जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो डिपेंड करता है। हम सबको मालूम है कि जो इंडिया इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमारा 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई, एक सोवरिन कंट्री की शक्ल में, नेशन की शक्ल में भारत आया, हमारे सामने आया। और इस दौरान 3 ऐसे वॉर, लड़ाई भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए, 1962 में, 1965 में और 1971 में। आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट, मेरी बात अंत तक सुने, आप निराश नहीं होंगे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में अपने पूरा स्पीच को रखने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्व चीज़ जो फॉरेन पॉलिसी के लिए या हमारे संविधान में भी है, वो है पीस, शांति। पीस विथ अदर नेशंस वाज द की। और दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारा जो एक शांतिपूर्वक संबंध, वो एसेंस था, वो सबसे ज़्यादा मेन था। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं, उस दौरान 1940s के दौरान 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, कोल्ड वॉर चल रहा था 2 देशों के बीच में। पूरा इंटरनेशनल जो अरीना था वो बहुत ही ख़राब या बहुत ही उथल पुथल वाली स्थिति में था, कोई स्टैटिक, कोई संभला हुआ स्थिति नहीं था उस दौर की। अगर बात करें तो उस दौर में चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ 1949 में, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 में चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ। और चाइनीज़ रेवोल्यूशन था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है, इश्तराकियत जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में इसका टर्म मुझे नहीं मालूम। 1949 में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना एज अ कम्युनिस्ट नेशन, ठीक है। ये देखिए, मतलब क्या है कि आपकी विचारधारा, आपका आइडियोलॉजी कुछ भी हो, हम उसको सम्मान कर रहे हैं। वो इंडिया, 1949 का इंडिया, कोई भी विचारधारा, इंडिया वाज नॉट अ कम्युनिस्ट स्टेट, चाइना वॉज, लेकिन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, वो पहली नेशन थी, वो पहली कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट नेशन को एक जगह दी, रिकॉग्नाइज किया। और एक जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, कि क्योंकि इंडिया अभी अभी पैदा हुआ था, ठीक है, मतलब कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ था, विदेशी छोड़कर जा चुके थे, ब्रिटिश की हुकूमत जा चुकी थी और अभी अभी उभरा था, ठीक है। तो उस वक्त हमें पीस को बहुत मद्देनज़र रखना था और हमें किसी के भी साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना था। वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एकदम अलग कहानी है। हम डायरेक्ट आते हैं पंचशील के ऊपर। पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स, जो चाइना के साथ हमारा हुआ था। उस वक्त इंडिया में 29 अप्रैल 1954 में चाइना के साथ हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन था वो पंचशील के रूप में आया था, ठीक है। इस वक्त
और एक अहम बात मैं बताऊं, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाई गई है इतने 1000 करोड़ खर्च करके, तो वल्लभ भाई पटेल ने उस दौरान में ये प्रश्न, उनके अंदर ये आशंका ज़रूर थी कि फ्यूचर में चाइनीज़ अग्रेशन का उनको डर था, भय था। ही वॉज वरिड, वो परेशान थे कि शायद फ्यूचर में चाइनीज़ अग्रेशन हो, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री बतानी होगी, लेकिन उतना लंबा मैं जाना नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तिब्बत को चाइना ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, बहुत फोर्सफुली कंट्रोल किया। 1950 में ये किया, वो पंचशील से पहले किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक पीस हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, चलिए चाइना के साथ। लेकिन 1959 में, आप ध्यान से सुनिएगा, 1959 में दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडियन बॉर्डर, क्योंकि उनको इंडिया के ऊपर भरोसा था, उनको चाइना के ऊपर भरोसा नहीं था। मे बी उनका कल्चर सेम था, कुछ भी उनका सेम था, बट उनको वो इंडिया आए, दलाई लामा जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो आए और उनको रेफ्यूज दिया गया। और जो धर्मशाला है मशहूर हमारे हिंदुस्तान का, वो इनके नाम से है। अब ज़रा चाइना की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। ये किया चाइना ने, एक तिब्बत को कंट्रोल कर लिया, वो तिब्बत का अभी भी कहानी चली रहा है उनके साथ। 1962 में, पहले जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो 1962 में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, वो यूएस, जो दो स्टेट्स थे, यूएसए और यूएसएसआर, जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी और एक जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, उनके बीच में, मतलब ये ऑलमोस्ट एक वॉर की तरह हो जाता। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। मतलब द होल वर्ल्ड और यूएसएसआर टूटने के बाद 90, जब यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारे राष्ट्र बने, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया, एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हो रहा था, बहुत सारे देश उससे जुड़े हुए थे और एक ग्लोबली एक क्राइसिस चल रहा था। ईयर याद रखिएगा 1962, और 1962 ही वो ईयर है जिस दिन चीन ने भारत पर हमला किया था। और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल, इट्स इन द बुक्स, आपको बुक्स में मिलेगा ये। 1962 में जब चीन ने हमला किया था, तब भारत का हालात बहुत बुरा हो गया था। और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, फिर मैं बोलती हूँ, उस वक्त की गवर्नमेंट को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि चाइनीज़ अग्रेशन बहुत सॉलिड था, ठीक है। मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ आपको कि जब चाइनीज़ अग्रेशन हुआ तो भारतीय गवर्नमेंट की इस तरह से निंदा हुई। पहली बार भारत के इतिहास में, जब से भारत आज़ाद हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत सरकार के खिलाफ लागू हुआ, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुई। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार की निंदा की गई। जब फॉरेन अग्रेशन हुआ तो भारत सरकार की निंदा की गई, और उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको हर तरफ से सुनना पड़ा था। आर्मी जनरल, मतलब बहुत, इतना ज़्यादा, आप खुद जाएं और खुद देखें कि क्या क्या हुआ था। और चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने में, भारत और चाइना का रिलेशन नॉर्मल होने में 1 सदी लग गई थी, डेकेड, 10 साल लग गए थे। यू नो दैट रिलेशन नॉर्मल नहीं हुआ था, क्योंकि चाइना का जो फोर्सफुल अग्रेशन था 1962 में, ठीक है। फिर बाद में यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया था, वही वॉर के दौरान 1962 में। अब मैं आती हूँ मेरे सवालों के लिए, तैयार रहिएगा। एक विदेशी नीति किस चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है? मैंने पहले ही आपको बोला, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल नीतियों में से एक नीति होती है राष्ट्र की विचारधारा, भावादर्शो, আমরা যেটাকে বাংলায় বলি विचारधारा, ideology plays a very important role in determining a nation's foreign policy. And what ideology are we talking about? हम लोग आज अपने देश में कौन से आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कौन सी विचारधारा चल रही है? आपको पता है हमारा फॉरेन रिलेशंस किस तरीके से सही रहेगा?
और आज जो चीन ने हमला किया है भारत के ऊपर, ये देखिए, ग्लोबल क्राइसिस से 1962 में भी पूरी दुनिया जूझ रही थी और आज कोरोना क्राइसिस से जूझ रही है, और चीन ने वापस भारत के ऊपर ही हमला किया। इतिहास से आप सीख नहीं सकते थे ये चीज? इतिहास बता रही है आपको। मुझे तो कोई आकर, कोई बाबा ने, कोई पंडित ने तो नहीं बताया ना, मैं तो किताबों से पढ़कर बोल रही हूं। और भारत एक इमर्जिंग पावर में तब्दील हो रहा था। वो कब से हो रहा था वो आप सबको मालूम है। अगर मैं बोल दूं तो बोला जाएगा ये फला पॉलिटिकल पार्टी से है, ये है, वो है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लेती। भारत के पास सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, दो तरीके के पावर होते हैं। न्यूक्लियर पावर वो हार्ड पावर हो गया। सॉफ्ट पावर हम लोग किसको बोलते हैं? सॉफ्ट पावर जो होता है ना, वो आपका देश किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, संस्कृति, कल्चर, बिलीफ, गणतंत्र, इन सब के ऊपर भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर चुका था। तो भारत बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच चुका था, लेकिन आज हम सब परेशान हैं जो चीन ने हमला किया है। ठीक, मैंने विचारधारा की बात की। आज हमारी आइडियोलॉजी क्या है और किस आइडियोलॉजी की बात कर रही है हमारी सरकार आज, और जिस आइडियोलॉजी की बात कर रही है उससे हमारी विदेशी नीति के ऊपर कितना असर पड़ेगा। सॉफ्ट पावर की जो मैं बात कर रही हूँ, घर बैठे जब उनको पता है कि इस देश में खुद अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनको तो पता है, यूएन में चर्चा हो रही है सीएए को लेकर, हर जगह चर्चा हो रही है एनआरसी सीएए को लेकर। ये जो हमारा जो मूवमेंट था, जन आंदोलन था, पूरे औरतें जिस तरीके से घर से बाहर निकली थी, पूरे दुनिया ने देखी है उसको। सॉफ्ट पावर कहाँ गया हमारा? हम बनाते हैं उसे, हमारी संस्कृति से बनती है, हमारे बिलीफ सिस्टम से बनती है, डेमोक्रेसी से बनती है। सॉफ्ट पावर डिक्टेटरशिप से नहीं बनती है, फैसिज्म से नहीं बनती है। आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तब वो फैसीवाद है, खैर फैसीवाद नहीं आएगा, ये मेरा भरोसा और मेरी उम्मीद है कि जनता नहीं आने देगी, जनता नहीं आने देगी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं आपसे वो करना चाहूंगी। पहला प्रश्न मैंने विचारधारा को लेकर किया, आइडियोलॉजी को लेकर किया। दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि 1962 में तो यूएस ने आपको समर्थन दे दिया था, आपकी हेल्प कर दी थी। आज आप यूएस को ट्रस्ट कर पाएंगे? क्योंकि वहां पे जो बैठे हैं उन्हें तो खुद उनकी लोग ट्रस्ट नहीं करती। हम करेंगे यहां से बैठ के उन्हें ट्रस्ट? और क्या यूएस हेल्प करेगी आपको? और अगर यूएस हेल्प कर भी देती है, कंडीशंस क्या होंगे यूएस के, सोचा है? तो मैंने यही रखा आपके सामने। इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं फिर आऊँगी। मैं एंड में ये बात बताऊंगी, हमारी जो आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की टीम है, कल रात 3 बजे तक हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते रहे। नसरीन का मैं नाम लूँगी, उसने बोला कि हम लोग इसके ऊपर कुछ बोलेंगे। इमरान हमारे टीम का, फॉरेन पॉलिसी की बात उसने की। लूमा हमारी टीम की मेंबर, उन्होंने ये, अगर मैंने कुछ बोला है, इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। और टीम जब इतनी छोटी सी हो तो ये कर सकती है, तो भारत देश की पूरी आवाम अगर जुड़ जाए एक विचारधारा में, पीस की विचारधारा में, गणतंत्र की विचारधारा में, इनकलाब की विचारधारा में, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूएस हो जो सुपर पावर है। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमें देखते रहिए। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूली, जो मैंने बोला था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था जब 1962 में भारत के ऊपर हमला हुआ था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत सरकार के ऊपर लागू किया गया था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है कि भारत सरकार की निंदा की गई थी। आज आप निंदा करें, कोई निंदा ही नहीं करना चाहता। हम निंदा कर ही नहीं सकते क्योंकि मीडिया लगी हुई है झूठ फैलाने पे। हमें इस तरीके से आके निंदा करना पड़ता है। तो आवाम पढ़ी लिखी है, आपको कलम से डर लगता है तो भाई लगे, हम करेंगे वो काम। तो ये जिम्मा आपका है। भारत जितना आपका है उतना हमारा है। जब हम सीए के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। जब अपने राष्ट्रीय अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के लिए भी हम लड़ सकते हैं। पीस इज द की। ठीक है,
कोई मजाक, कोई हंसी नहीं, बहुत बुरा सा माहौल है। श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों को, सोल्जर्स को जो शहीद हुए हैं इस महामारी में। सिर्फ हर तरफ मुझे मौत ही मौत नज़र क्यों आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी हाहाकार क्यों मची है? आप अपने आप से सवाल कीजिए और ये सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या? आप जिम्मेदार तो नहीं इस हाहाकार के लिए? क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी भी किसी न किसी वजह, कोई ना कोई वजह बन सकती है समर्थन की। चुप्पी ना साधिए, जुबान खोलिए। एक जबान आएगी, एक बंदे को बोलिए, एक बंदा तो आपकी बात सुनेगा। घर पर रहिए, सतर्क रहिए, आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के साथ जुड़िए और डिजिटल प्रोटेस्ट जारी रखिए। किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखिए, ये हमारा अधिकार है। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।